हेलो, माय नेम इज़ प्रभव एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो जैसा कि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कंप्यूटर शुरू किया था, तो सबसे पहली यूनिट है जो हमारी, जो कि है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो कुछ बेसिक चीज़ें हमने कंप्यूटर के बारे में समझी कि जैसे कि कंप्यूटर का जो वर्ड की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, तो एक लैटिन वर्ड से हुई है। तो जो कंप्यूटर वर्ड की उत्पत्ति है हमारे लैटिन वर्ड से कंप्यूटर बना है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर जो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि मैनिपुलेट करता है इन्फॉर्मेशन को और डाटा को, जो भी हम उसके अंदर डाटा या इन्फॉर्मेशन को इनपुट कराते हैं उसको मैनिपुलेट करता है अकॉर्डिंग टू अवर इंस्ट्रक्शन। जो हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके हिसाब से वो मैनिपुलेट करता है। इसके पास क्षमता होती है कि वह अपने डाटा को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, रिट्रीव कर सकता है और प्रोसेस कर सकता है। फिर इस डाटा को हम स्टोर भी कर सकते हैं और फिर जब चाहे तब इसको यूज भी कर सकते हैं फिर से, ठीक है। और कंप्यूटर जो होता है उसके हम बहुत सारे नंबर ऑफ टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं, जैसे कि हमारा डॉक्यूमेंट हो गया, ईमेल सेंड करना हो गया, ब्राउज करना, इंटरनेट हो गया, और क्या कुछ हम कंप्यूटर से आज नहीं कर सकते। लगभग जो भी हमारी चीज़ें हैं हम सब कंप्यूटर से कर सकते हैं। इसके बाद हमने, ये हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो था हमारा फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, जो हमारे एग्जाम में है डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से इसमें से फंक्शन ऑफ कंप्यूटर हैं, या किस तरीके से हमारा सीक्वेंस होता है। जैसे सबसे पहले इनपुट होता है, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट होता है और फिर स्टोरेज होता है। इनपुट को हम एंटर कराते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस, और इनपुट डिवाइसेस हम अलग से भी एक बार देखेंगे, पर अगर बेसिक तौर पे बात करें इनपुट डिवाइसेस की, तो जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, तो ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं, इनपुट डिवाइसेस हो जाते हैं। फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग हमेशा हमारे सीपीयू के अंदर होती है। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये भी हम बोल सकते हैं कि जो सारी डाटा है उसको मैनिपुलेट और प्रोसेसिंग जो होगी वो हमारे सीपीयू के अंदर ही होती है। उसके बाद हमारे को आउटपुट मिलता है, और आउटपुट हमको मिलता है जैसे डिस्प्ले हो गया, प्लॉटर हो गए, या फिर हमारा प्रिंटर हो गया। तो ये सारे हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जिसमें हमको आउटपुट मिलता है। और फिर ये जो डाटा है इसको हम स्टोर कर सकते हैं, हमारी हार्ड ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं, पेन ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्टोरेज। फिर हमने देखे थे कुछ हमारे फीचर्स ऑफ कंप्यूटर है, जैसे कि इसकी स्पीड हो गई, एक्यूरेसी हो गई, स्टोरेज कैपेसिटी हो गई, वर्सेटैलिटी हो गई, ऑटोमेशन हो गया, डिलीजेंस हो गया, सीक्रेसी हो गई, रिलायबिलिटी हो गई, प्लग एंड प्ले। तो ये सारी चीजें हमने एक के बाद एक काफी डिटेल में भी डिस्कस की थी। कुछ टर्म्स रिलेटेड टू है कंप्यूटर जो हमको कंप्यूटर समझने के पहले पता होनी चाहिए, जैसे कि हमारा हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होती है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है। तो यहाँ से भी वन वर्ड क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में कई बार फ्रेम हो जाते हैं, जैसे कि हार्डवेयर आपको यहाँ पे कीवर्ड क्या पकड़ना है, फिजिकल, जिस चीज को आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो आपका हार्डवेयर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर जिसको आप छू नहीं सकते, ये सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं और प्रोसीजर्स होते हैं। यही हमारे जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को बताते हैं कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। उसके बाद बात की थी हमने डेटा के बारे में, तो डेटा हमारा अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर हो जाता है, जैसे कि नंबर और टेक्स्ट, ठीक है। और जब डेटा को हम अपने यूजफुल, जितना हमको काम का है उस फॉर्म में जब हम कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इन्फॉर्मेशन बोल जाते हैं। उसके बाद हमने बात की थी इंस्ट्रक्शंस के बारे में, तो इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है कि किस तरीके से हम अपने क्या क्या हमने कंप्यूटर को करने को कहा, लेकिन कौन सी लैंग्वेज में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में, ठीक है। जो कि लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज में हमको कंप्यूटर को कमांड देना होता है जिसको कंप्यूटर समझ सके, ठीक, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इंस्ट्रक्शंस। और प्रोग्राम क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अगर सिंगल इंस्ट्रक्शंस है उसके हमने सेट बना दिए, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का अगर हमने सेट बना दिया तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। तो ये जो वन 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 वर्ड है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। मैक्सिमम चीजें मैंने आपको हाईलाइट करके बता दी थी। उसके बाद आती है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, पर कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन क्या होते हैं, फ्रेम हो जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही फ्रेम होता है कि व्हाट विच इज द फर्स्ट इन्वेंटेड कंप्यूटर, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है एबेकस, और कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, चाइना। और 1602 में इसको हमने इन्वेंट किया था। इसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते थे और कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर कर सकते थे। उसके बाद पहली बार जो हमने 3D स्ट्रक्चर या नंबर 0 से 9 जो यूज किए थे वो नेपियर बोल्स कंप्यूटर में 1617 में, जो कि जॉन नेपियर द्वारा, जो कि स्कॉटलैंड के हैं, जो कि स्कॉटलैंड के हैं, उनके द्वारा। यहाँ पे एक चीज हमसे और पूछ ली जाती है कि ये जो हमारा रैप्डोलॉजिया है ये किससे रिलेटेड है, तो ये भी हमारे कंप्यूटर से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रैप्डोलॉजिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ दीज, तो वहां पे आपका आंसर कंप्यूटर हो जाना चाहिए। उसके बाद आपका अगला जो है वो है पास्ट लाइन। तो ये पहली बार हमने यहाँ पे क्या किया था, दो नंबर को हम इसमें ऐड कर पा रहे थे, ठीक है। दो नंबर को इनपुट करा के यहाँ पे हम ऐड पहली बार हमने यहाँ पे करना सीखा। उसके बाद हमारा जैकवाट लूम कंप्यूटर था, जो कि जिसमें पहली बार हमने पंच कार्ड यूज किए होंगे, जो से आपने देखे होंगे कि बड़े बड़ी कीज होती हैं जिसको हम पंच कर सकते थे। तो यहाँ पे कार्ड होते थे बड़े बड़े जिसको हम पंच कर सकते थे, जैसे कि आप टाइप राइटर में देखते होंगे, तो उसी का बड़ा रूप था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारे एलिटिकल इंजन था, जिसको हम फादर ऑफ द कंप्यूटर हमारे जो है चार्ल्स बाबेज, उन्होंने इन्वेंट किया था 1837 में। और इसको हम क्या बोल सकते थे, ये जो हमारा फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था। इसके पहले जितने भी हमारे कंप्यूटर थे वो हम कोई स्पेसिफाइड
टास्क के लिए यूज करते थे। स्पेसिफाइड टास्क का मतलब कोई एक चीज है, जैसे कि आपका कमर्शियल काम हो गया, ठीक है, कोई इंडस्ट्री में, जैसे ये आपका जो पंच कार्ड था ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता था, ठीक है, कपड़ों की इंडस्ट्री में वाला यूज होता था स्पेसिफिकली। ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर जो उसके पहले वाले थे वो सारे के एक जनरल किसी किसी एक कमर्शियल फील्ड से रिलेटेड थे, उस फील्ड से जुड़े हुए थे, ठीक है, कारोबार में यूज होते थे। लेकिन ये जो आपका एनालिटिकल इंजन था 1837 में जो इन्वेंट किया था चार्ल्स बाबेज ने, तो ये ऐसा पहला कंप्यूटर था जो जनरल पर्पस के लिए यूज किया जा सकता था, जो हर एक इंसान यूज कर सकता था। ये हमारा डेसिमल, इसमें पहली बार हमने डेसिमल को भी यूज किया था। तो इतनी बातें कल हमने देख ली थी। इसके बाद कुछ कंप्यूटर्स हमारे और रह जाते हैं, जैसे कि मार्क एनिएक और एडसेट, तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। और एक है हमारा आईबीएम, तो आईबीएम भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, आईबीएम कंपनी ने बनाया था ये। तो ये वाली चीजें हमको, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट कंप्यूटर थे, जैसे कि इसके बाद जो हमारा कंप्यूटर है वो है टैबुलेटिंग मशीन, जो कि 1890 में इन्वेंट हुआ था। टैबुलेटिंग, पहले अपन लेक्चर डाल देते हैं, ये हमारा लेक्चर 2 है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं जो हमारा कंप्यूटर है वो है टैबुलेटिंग मशीन। ये जो टैबुलेटिंग मशीन है ये इन्वेंट हुई थी 1890 में। और टैबुलेटिंग मशीन के जो इन्वेंटर थे उनका नाम था हरमन हॉलेरिथ। हरमन हॉलेरिथ, वो कहाँ के थे? अमेरिका के थे, ठीक है। ये खैर आप नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये इसमें भी हमने क्या यूज किया था? पंच्ड कार्ड इसमें भी यूज हुए थे, पंच्ड कार्ड यूज किए थे हमने यहाँ पे। और इसमें हमने पंच कार्ड यूज किए थे विथ राउंड होल, ठीक है। उसके बाद इट वॉज फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन, जो कि हमारे डाटा को क्या कर सकती थी? प्रोसेस कर सकती थी। इसकी मदद से हमने सेंसस किया था, अमेरिका ने मतलब इसकी मदद से सेंसस किया था 1890 में। तो इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर विच इज यूज टू विच वॉज यूज बाय अमेरिका टू डू द सेंसस इन 1890। तो उसका आंसर हो जाएगा टैबुलेटिंग मशीन, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इट वॉज द फर्स्ट, पहली बार हमने इसमें क्या, इलेक्ट्रो मैकेनिकल मशीन थी ये, जिसने सेंसस जो आपका सेंसस होता है यानी जनगणना जो होती है उसके डाटा को प्रोसेस किया था। डिजाइन टू प्रोसेस डाटा ऑफ सेंसस, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये क्या, इसका एप्लीकेशन ये था कि ये रीड वन कार्ड एट अ टाइम, एक टाइम पे एक कार्ड को ये रीड कर पाती थी। जो सेंसस का आपका कार्ड डाले जाते हैं तो उसमें से एक कार्ड को एक टाइम पे ये क्या कर पाती थी? रीड कर पाती थी, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर सेंसस में हमसे पूछ लिया जाता है कि पहली बार सेंसस में कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर यूज किया गया था, ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा टैबुलेटिंग मशीन। और ये भी पूछा जा सकता है कि कब यूज किया गया था, तो 1890 में यूज किया था। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको इस वाले कंप्यूटर से समझ में आते हैं, ठीक। उसके बाद था हमारा मार्क 1, ठीक है। जो मार्क 1 था ये 1944 में इन्वेंट किया गया था। और ये जो मार्क 1 है ये हमारे हॉवर्ड आइकन साइंटिस्ट थे अमेरिका के। देखिए ज़्यादातर जो अभी अगले जितने भी हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं सारे अमेरिका में ही बने हुए हैं। इसके पहले जो हमने कल कंप्यूटर पढ़े थे इसके पहले वाले लेक्चर में, तो वो 5 कंप्यूटर में से दो फ्रांस के थे, एक लंदन का था, एक स्कॉटलैंड का था और एक चाइना का था। पर यहाँ पे जितने भी हम आगे पढ़ रहे हैं सारे किसके हैं? अमेरिका के ही हैं। मतलब लास्ट कंप्यूटर जो आईबीएम छोड़ के बाकी सारे क्या हैं? हमारे अमेरिका के ही हैं, ठीक है। तो ये वाला भी जो कंप्यूटर है ये भी किसमें, कहाँ पे हुआ था इन्वेंट? अमेरिका में ही हुआ था, हॉवर्ड आइकन के द्वारा। हॉवर्ड आइकन, और वो कहाँ के थे? अमेरिका के ही थे, ठीक है। तो हॉवर्ड आइकन के द्वारा, तो इसमें इंटरलॉकिंग पैनल ऑफ स्मॉल ग्लास कंटू, तो डाटा इसमें क्या करना पड़ता था? मैनुअली एंटर करना पड़ता था। तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको सीधे बता ही दूंगा।
उसके बाद मेनली ये यूज़ किया गया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है, यूज किया गया था इन वर्ल्ड वॉर टू। तो वर्ल्ड वॉर टू में इसको यूज़ किया गया था और इसमें मैग्नेटिक ड्रम यूज़ किया गया था। तो इसमें यही चीज़ पूछा जा सकता है कि इसमें हम मैग्नेटिक ड्रम को यूज़ किया था। तो ये आपका एम से मैग्नेटिक ड्रम और एम से मार्क वन। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट कंप्यूटर था वो था एनिएक। 1946 में था ये एनिएक, और ये आपका बनाया था जेपी एकरेट ने, जेपी एकर्ट और जेडब्ल्यू माउचली। ये भी कहाँ के थे? अमेरिका के ही थे। अब इसमें क्या था? इसमें भी 20 एक्यूमुलेटर थे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो यहाँ पे आप ये पॉइंट याद रख सकते हो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद ये आपके वेदर प्रिडिक्शन में यूज होता था। तो पहले के कंप्यूटर काफ़ी बड़े बड़े होते थे, एक एक दो दो रूम के बराबर भी कंप्यूटर होते थे और काफ़ी ज़्यादा हीट वगैरह जनरेट करते थे। काफ़ी टाइम तक भी नहीं चल पाते थे, कुछ कुछ कंप्यूटर 5-10 मिनट तक ही चल पाते थे। तो इस तरीके से, पर वो सब चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको वो सब चीज़ें बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो ये यूज फॉर वेदर प्रिडिक्शन होता था। जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है फिर मैं उससे डिस्कस करूँगा आपसे। ठीक है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पर वो आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत सारी चीज़ें अगर हमने यहाँ पे लिखी तो। वैसे ही बहुत सारा है। ठीक है, उसके बाद थे हमारे एडसेक। उसके बाद ये वाला थोड़ा सा कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है, एडसेक। 1949 में एडसेक हमने किया था, और ये जो बनाया गया था, ये बनाया गया था जॉन वॉन द्वारा। जॉन वॉन न्यूमन, ये थे अमेरिका के। ठीक है, अब ये इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें पहली बार ऐसा कंप्यूटर जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी थी। ठीक है, अभी तक जितने भी कंप्यूटर थे उसमें हम डाटा को स्टोर नहीं कर पा रहे थे, पर ये ऐसा पहला कंप्यूटर था जिसमें हम डाटा को क्या कर पा रहे थे? स्टोर कर पा रहे थे। तो इसमें क्या थी? स्टोरेज कैपेसिटी थी। इसलिए थोड़ा सा क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस चीज़ में भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है वो थोड़ा क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी स्टोर कर लेता था। ठीक है, इसमें हम क्या, पहली बार हमने इसमें कंप्यूटर प्रोग्राम को भी रन किया था। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम था वो भी हमने रन किया था। ठीक है, और ये जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे थे उसको स्टोर कर पा रहा था और डाटा को मेमोरी में स्टोर कर पा रहा था। ठीक है, तो कैन स्टोर इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा। इसके बाद जो हमारा अगला कंप्यूटर था वो था यूनिवैक। तो अभी इसके पहले हमने पढ़ा था कौन सा? इसके पहले हमने पढ़ा था जो हमारा एनालिटिकल इंजन था, वो फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था। ठीक है, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं यूनिवैक, तो ये पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था जो कि इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होता था। ठीक है, तो ये हमारा यूनिवैक 1951 में इसका इन्वेंशन हुआ था, और ये भी हमारे जे प्रेस्पर एकार्ट, जो कि जिन्होंने एनिएक बनाया था, उन्होंने भी बनाया था, और जॉन माउची, तो सेम ही है वो भी। ठीक है, तो जे प्रेस्पर एंड जॉन मॉचली ने ही बनाया था ये भी। सॉरी। फिर इसके बाद ये कहाँ पे था? अमेरिका में। और ये पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ये। ठीक है, और इसमें हमने क्या यूज किए थे? मैग्नेटिक टेप्स यूज करते थे हम इसमें। यूज मैग्नेटिक टेप्स एज आउटपुट, मतलब जो आउटपुट हमको मिलता था, जैसे आपने फिल्म देखे होंगे, नेगेटिव देखे होंगे, वैसी तरीके से हमको इसमें मैग्नेटिक टेप्स मिलते थे आउटपुट में। ठीक है, जैसे अभी हमारे पास स्क्रीन में आउटपुट आ जाता है, तो पहले के कंप्यूटर ऐसे नहीं होते थे। उसमें हमको क्या मिलता था? आउटपुट, जैसे डिजिटल, जैसे नेगेटिव मिलते हैं हमको हमारे पहले जब हम फोटो खींचते थे तो हमको नेगेटिव मिलते थे, तो उसमें या क्या मिलते थे? मैग्नेटिक टेप्स मिलते थे। ठीक है, काफी बड़े बड़े मैग्नेटिक टेप्स इसमें हमको आउटपुट मिलते थे। उसमें डाटा क्या रहता था? एम्बेडेड रहता था। तो ठीक है, वो सब चीजें हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसमें क्या मिलते थे? मैग्नेटिक टेप्स मिलते थे एज आउटपुट, एज इनपुट एंड आउटपुट। मतलब इनपुट में भी हम मैग्नेटिक टेप को इनपुट कराते थे, तो उसके अंदर जो डाटा था वो स्टोर करके हमको आउटपुट में मिलता था।
और जो लास्ट है हमारा वो है IBM 650 कंप्यूटर, IBM 650। और ये कंप्यूटर बना था 1953 में, ठीक है। और इसको किसने बनाया था? IBM कंपनी ने बनाया था। और इस कंप्यूटर की खास बात ये थी कि ये जो स्पेशल कैरेक्टर थे और जो हमारे अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स होते थे उनको भी ले सकता था, ठीक है। हम जो इनपुट आउटपुट था, इनपुट और आउटपुट जो थे वो हम स्पेशल कैरेक्टर्स और अल्फाबेट्स में भी इसमें हमने पहली बार देना शुरू किया था, ठीक है। तो प्रोवाइडेड इनपुट आउटपुट यूनिट्स अल्फाबेटिकल अल्फाबेटिकल एंड स्पेशल कैरेक्टर टू 2 डिजिट डेसिमल कोड, ठीक है। तो ये जो क्या था, जो इनपुट आउटपुट था वो अल्फाबेटिकल और स्पेशल कैरेक्टर को किसमें कन्वर्ट कर देता था? 2 यूनिट डिजिटल कोड में कर देता था। तो कहाँ पे यूज होता था ये? ऑयल रिफाइनरी वगैरह में यूज होते थे। फिर मार्केट रिसर्च एनालिसिस में भी यूज करते थे इसको हम। तो यहाँ सब ये सब है। और एक हमारा पेरोल प्रोसेसिंग में यूज होता था। पेरोल प्रोसेसिंग यानी कि जो सैलरी वगैरह करते हैं उसके लिए भी हम इसको यूज करते थे, ठीक है। तो ये सारे हमारे हो जाते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से कंप्यूटर आपको याद रखने हैं और क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक। तो पहली बात, आपको फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन, ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन डिजाइन टू प्रोसेस डाटा, तो वो क्या थी अपनी? टैबुलेटिंग मशीन, ठीक। पहली चीज तो आपको याद रखना है। फिर उसके बाद मार्क वन तो खैर आप नहीं भी याद रखो, कोई नहीं है। फिर उसके बाद आपको याद रखना है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, तो वो आपका कौन सा हो जाता है? ENIAC, ठीक है। वेदर प्रिडिक्शन में यूज होता था। फिर पहली बार स्टोरेज कैपेसिटी किसमें थी? तो एडसेक, ठीक है, एडसेक। उसके बाद फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो ये सारे इंपॉर्टेंट ही हो जाते हैं, है ना। ये सब एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे यूनिवैक। उसके बाद IBM 650, पहली बार हमने क्या किया था? इनपुट आउटपुट को हम प्रोवाइड करते थे अल्फाबेट्स में और हमको मिलता था 2 डिजिट डेसिमल कोड, तो ये हमारा था IBM 650। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ईयर भले ही आप याद ना रखें, पर ये कंप्यूटर्स के नाम अगर हो सके तो याद रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आप नहीं भी याद रखोगे तो भी कोई इतना दिक्कत नहीं है। तो ये आपको इतने याद रखने हैं, ठीक है। टैबुलेटिंग मशीन, उसके बाद ENIAC, एडसेक, यूनिवैक और IBM 650, ठीक है। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो देखिए, IBM का शुरू में आई है और यहाँ पे इनपुट है, तो इनपुट आउटपुट आप थोड़ा सा लेट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। IBM इनपुट आउटपुट को किस में हमने कन्वर्ट किया था? 2 डिजिट डेसिमल कोड में कन्वर्ट किया था, ठीक है। फिर उसके बाद यूनिवैक है। तो बाकी आप इस तरीके से जो भी आप बना सको तो आप बना लेना, ठीक है। जैसे एडसेक है तो यहाँ का जो बीच का एस है और यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी, तो इस एस को आप रिलेट कर सकते हो स्टोरेज कैपेसिटी से। अगर मतलब आप इसको याद ऐसे याद रख सकते हो कि जिस भी ऑप्शन में एस आएगा वो आपका स्टोरेज कैपेसिटी होगा, क्योंकि और कोई भी जो ऑप्शन होंगे उनमें एस नहीं होगा। जैसे यहाँ मार्क होगा या टैबलेटिंग मशीन होगा या कोई भी ऑप्शन होगा तो किसी में एस नहीं होगा, तो स्टोरेज कैपेसिटी वाले में क्या होगा? एस होगा, ठीक। इसी तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर को भी याद रख सकते हो कि देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का ई है, यहाँ पे ENIAC में ई है ना, इस तरीके से याद रख सकते हो। पर यहाँ पे इसमें भी ई है, लेकिन इसमें आपको इस तरीके से याद रखना पड़ेगा कि जहाँ पे एस है तो वो तो स्टोरेज कैपेसिटी हो जाएगा, पर जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर होगा पहला, उसमें सिर्फ ई आएगा, है ना। तो इस तरीके से आप अपने खुद भी ट्रिक बना के याद रख सकते हो। उसके बाद अब नेक्स्ट आता है हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो अभी टोटल हमने कितनी जनरेशन आ गई हमारे कंप्यूटर की? तो टोटल हमारी 5 जनरेशन कंप्यूटर की आ चुकी है, ठीक है। तो उनके बारे में भी हम बात करते हैं कि कौन से जनरेशन में क्या था, है ना। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि वैक्यूम ट्यूब कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किए जाते थे, ट्रांजिस्टर कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किए जाते थे, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट कौन से जनरेशन, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा, ठीक है। उसके बाद हम चालू करेंगे हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें कि बहुत सारे क्लासिफिकेशन है हमारे कंप्यूटर के। और तो बस मतलब ये 2 टॉपिक हमारे एप्लीकेशन और फिर लास्ट हमारा मतलब 3 टॉपिक हमारे इस चैप्टर में बचते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो आएगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जनरेशन ऑफ
कंप्यूटर। तो सबसे पहले अगर जनरेशन की बात करें तो जनरेशन मतलब कि कौन से पीढ़ी के हैं वो, है ना, क्योंकि पहली जनरेशन की बात करें तो उसके कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे, फिर उसके बाद की जो जनरेशन आएगी तो उसमें कुछ डेवलपमेंट हो चुका होगा, ठीक है। कुछ क्या होता है कि जो हमारे नई नई जनरेशन आ जाती है कुछ उसमें एडवांसमेंट होते जाते हैं, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं, ठीक। तो उनका जो ऑपरेट करने का तरीका है वो चेंज होने लगता है, ठीक है। आज जैसे पहले आप देखे होंगे तो पहले के जो कंप्यूटर थे वो काफी बड़े बड़े होते थे, आज आपका जो कंप्यूटर है वो एक हाथ में भी आ जाता है, इतने छोटे भी कंप्यूटर बनने लगे हैं। तो ये हमारी जनरेशन जैसे जैसे चेंज होती जाती है कंप्यूटर्स की, वैसे वैसे उनमें एडवांसमेंट आता जाता है, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज होने लगती है कंप्यूटर्स की। जैसे अगर पहले की बात करें तो पहले आपने जैसे आप टीवी की बात करिए तो टीवी में पहले आपके वैक्यूम ट्यूब्स की मोटी मोटी टीवी आती थी, बहुत मोटी मोटी। तो जैसे जैसे टीवी का जनरेशन आगे आते गए तो आज आपने काफी देखी होंगी एलसीडी और एलईडी काफी पतली पतली होती है। तो वैसे वैसे आप मोबाइल के बारे में बात करेंगे तो मोबाइल में भी पहले कैसे थे हमारे कीपैड वाले ब्लैक एंड व्हाइट फोन आते थे, लेकिन आज देखिए स्मार्टफोन जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं और काफी पतले पतले काफी सुंदर सुंदर फोन आने लगे हैं। तो ये हमारे क्या है जनरेशन चेंज होती जाती है, तो इम्प्रूवमेंट जो होते जाते हैं उसी के बारे में हम बात करते हैं जनरेशन से, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट जनरेशन से जो कि शुरू होता है हमारा 1950 से, क्योंकि 1950 से ही हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर जो थे वो बनना चालू हुए थे, ठीक है। तो 1950 हमारी जनरेशन की अगर हम कॉलम बना लेते हैं, जो भी चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट है वो हम लिखते जाएंगे। तो पहले हमारी बात करते हैं हम जनरेशन के बारे में। उसके बाद जो है हमारा वो है स्विचिंग डिवाइस, मतलब क्या यूज़ करते थे उसके अंदर हम। उसके बाद स्टोरेज और स्पीड क्या थी उनकी, स्टोरेज एंड स्पीड क्या थी। उसके बाद उनका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, ओएस। उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या थे और उनके एप्लीकेशंस क्या थे, ठीक है, कहाँ पे वो यूज़ होते थे। तो जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उतनी चीज़ें हम जल्दी जल्दी कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा जनरेशन क्या आएगा, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। तो पहला हमारा था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। और अगर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो ये था हमारा 1940 से लेकर 1956 तक, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है फर्स्ट जनरेशन में हम क्या यूज करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। ये पूछा जाता है एग्जाम्स में कि वैक्यूम ट्यूब्स कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किए जाते थे, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस यहाँ पे थे मैग्नेटिक ड्रम। और अगर स्पीड की बात करूँ तो 333 माइक्रो सेकेंड यहाँ पे स्पीड थी, ठीक है, प्रोसेसिंग की 333 माइक्रो सेकेंड। तो ये हमारी हो जाएगी स्पीड, ठीक है। मैग्नेटिक ड्रम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था बैच, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था यहाँ पे, बैच। और ये मशीन लर्निंग लैंग्वेज पे था, यानी कि सिर्फ 0 और 1 को इनपुट लेता था, मतलब कि आप 0 और 1 ले सकते थे यहाँ पे। अगर इनपुट जो भी आप दोगे तो जो आउटपुट आपको मिलेगा वो 0 और 1 के फॉर्म में मिलेगा, बाइनरी सिस्टम बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो 0 और 1 जो हमारा इनपुट लैंग्वेज थी मशीन लैंग्वेज पे था, और मशीन लैंग्वेज हमारा सिर्फ 0 और 1 इनपुट लेता था, ठीक। तो उस हिसाब वहाँ उस टाइम के हिसाब से ये फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस था, ठीक है। फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस था उस टाइम के हिसाब से ये। बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था, जनरेट लॉट ऑफ हीट, और काफ़ी बड़ा था ये, ठीक है। तो नॉन पोर्टेबल भी था। और इसको जो हम यूज़ करते थे फॉर स्पेसिफिक साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ करते थे, मतलब कुछ हमारे साइंटिफिक पर्पस हो गया, जैसे वेदर प्रिडिक्शन हो गया, या कोई चीज़ हमको जैसे हमारे सैटेलाइट्स रहते हैं, स्पेस स्टेशन रहते हैं, वहाँ के लिए भी यूज़ कर सकते थे। तो मतलब कुछ साइंटिफिक पर्पस के लिए ही बस यूज़ करते थे। इसके एग्जाम्पल थे जैसे कि हमारा एनियक, यूनिवैक और मार्क, ठीक है। तो मेन चीज़ जो आपको यहाँ पे याद रखनी है वो क्या याद रखना है, पहला तो आपको याद रखना है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, उसमें क्या यूज़ करते थे हम, वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है, ये याद रखना है। बैच से याद रखना है, तो फर्स्ट बैच आप याद रख सकते हो, है ना, फर्स्ट बैच, ठीक। और मैग्नेटिक ड्रम, ये चार चीज़ें तो आपको याद रखनी ही रखनी है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के, ठीक है। काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये चैप्टर, मतलब कंप्यूटर ही थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, पर कोशिश करेंगे कि हम आसान से आसान इसको समझ के ख़त्म कर पाएँ, ठीक है। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो 1956 से लेकर 63 तक का में इसमें था, ठीक। अब इसमें जो हम यूज़ करते थे वो यूज़ करते थे ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। ये जो ट्रांजिस्टर्स होते थे सेमीकंडक्टर के होते थे, ठीक। तो आप इसको सेमीकंडक्टर से भी पूछ सकता है आपको।
तो आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते थे वो यूज़ करते थे मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे जो टाइम लगता था प्रोसेसिंग के लिए वो 10 माइक्रोसेकेंड। उसके बाद यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, यहाँ पे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ करते थे। ठीक है, तो ये वाला जो था ये हमारा जनरेट ये तो था वो मशीन लैंग्वेज पे था। ठीक है, ये अभी अपन पढ़ेंगे मशीन लैंग्वेज क्या होता है और आपका असेंबली लैंग्वेज क्या होता है। पर यहाँ पे जो था वो किस पे हो जाता है, यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो मशीन लैंग्वेज पे वर्क करता था। ठीक है, यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो मशीन लैंग्वेज पे यूज़ करता था। और यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे दो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते थे हम, एक टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, दोनों में। और ये जो वर्क करता था ये मशीन लैंग्वेज की जगह असेंबली लैंग्वेज पे वर्क करता था। ठीक है, मशीन लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक, तो यहाँ पे जो वर्क था हमारा वो एक तो मशीन लैंग्वेज नहीं, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज सबके बारे में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इतना याद रखिए कि ये मशीन लैंग्वेज और दूसरा वाला जो था हमारा वो असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज पे काम करता था। काफ़ी ज़्यादा रिलायबल था और पोर्टेबल भी था ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिलायबल एंड पोर्टेबल, और हीट भी कम जनरेट करता था। रिलायबल, पोर्टेबल और लेस हीट। तो यहाँ पे कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते थे हम इसको। कमर्शियल काम जो भी हमारा व्यावसायिक काम होता है उसके लिए यूज़ करते थे इसको। ठीक है, इसके बाद हमारी आती है थर्ड जनरेशन। तो यहाँ पे हमने यूज़ करना चालू कर दिया था आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। थर्ड जनरेशन, तो ये हमारे थे 1956 से 63 तक। ये थे हमारे थर्ड जनरेशन और ये था 1956 से लेके 63 तक। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ करते थे हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी। ठीक है, आईसी किसकी बनती है, सिलिकॉन की बनती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे भी हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे सेम यूज़ करते थे, मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक कोर। और जो यहाँ पे टाइम लगता था हमको प्रोसेसिंग के लिए वो 100 नैनो सेकेंड। ठीक है, माइक्रो से भी कम होता है नैनो सेकेंड। और यहाँ पे जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम था। ठीक है, तो जो लैंग्वेज यूज़ करते थे हम यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करते थे। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। यहाँ पे जो हम लैंग्वेज यूज़ करते थे वो HLL है ना, HLL यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज। यहाँ पे लैंग्वेज हम HLL यूज़ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे अब पावर वगैरह कम लगने लगी थी हमारे सिस्टम को, लेस पावर। तो लेस पावर लगती थी तो हीट भी कम जनरेट करता था। ठीक है, हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी थी। यहाँ पे हमने डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी जो हमारा डेटाबेस जहाँ पे हमको जरूरत होती है, डेटाबेस जैसे कि जो इन्फॉर्मेशन होती है, ग्रुप ऑफ इन्फॉर्मेशन को हम डेटाबेस बोलते हैं। जब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम कहीं पे स्टोर करते हैं तो उसको हम डेटाबेस बोलते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हम यूज़ करने लगे थे, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज़ करते थे उसको। ठीक है, तो ये सारी बातें हो जाती है हमारे थर्ड जनरेशन के बारे में। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर और ये चला हमारा 1971 से लेकर अभी तक। ठीक है, 1971 से लेकर अभी तक जो हमारा चल रहा था वो है हमारा फोर्थ जनरेशन। तो यहाँ पे हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं LSI, यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ये हमारा यहाँ पे स्विचिंग डिवाइस होता है। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, LSI।
उसके बाद यहाँ पे जो हमारा स्टोरेज डिवाइस था, अभी तक हमारे जो स्टोरेज डिवाइस थे वो मैग्नेटिक चल रहे थे, अब हमने जो स्टोरेज डिवाइस स्विच कर दिया है वो किसमें, सेमी कंडक्टर में स्विच कर दिया था। ठीक है, सेमी कंडक्टर मेमोरी, और यहाँ पे जो टाइम लगता है हमको 300 नैनो सेकेंड। ठीक है, थोड़ा सा टाइम बढ़ गया यहाँ पे, पहले 100 था वो हो गया है 300। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे सेम जैसे हम ऊपर यूज़ कर रहे थे, टाइम शेयरिंग। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर जैसे कि हम टाइम शेयरिंग यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे भी टाइम शेयरिंग यूज़ करते हैं, और पास्कल, एडा, कोबल, है ना, तो टाइम शेयरिंग बस आप याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम, सॉरी, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम हम जो यूज़ करते हैं, हाँ वो टाइम शेयरिंग यूज़ करते हैं, और ये ज़्यादा रिलायबल था, और ज़्यादा रिलायबल था पिछले वाले कंप्यूटर से, और ज़्यादा हम इस पर भरोसा कर सकते थे। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने कम्युनिकेशन और रिसोर्स शेयरिंग वगैरह में ध्यान दिया, जो आप लोग मैक्सिमम कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं वो यही है। ठीक है, आपके जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एप्लीकेशन, इसके हम सारे जो अभी हम यूज़ करते हैं, है ना, काफ़ी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है इसके, सभी जगह लगभग इसके एप्लीकेशन है, सभी जगह आपने देखा होगा सिस्टम हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये अभी तक जो हम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो 4th जनरेशन पे बेस है। ठीक, लेकिन इसके बाद भी हमारा जो अब जो नेक्स्ट जनरेशन है, अभी के बाद से जो हम जनरेशन चालू कर रहे हैं वो है हमारा 5th जनरेशन कंप्यूटर, जिसमें आप एआई और मशीन लर्निंग देखे होंगे। ठीक है, रोबोटिक्स वगैरह जो है ये हमारा 5th जनरेशन हो जाता है, जो जो अभी है उसके बाद अब जो हम आगे लाएंगे, इसके बाद जो हमारा चलेगा वो अब चलेगा 5th जनरेशन। ठीक है, यहाँ पे हमारा सुपर एलएसआई चलता है, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड हमारा यहाँ पे यूज होता है, और यहाँ पे जो हमारा स्विचिंग डिवाइस है वो है ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है हमारा नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, नॉलेज इन्फो प्रोसेसिंग। ठीक, यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग और बहुत सारी मेगा चिप, मतलब काफी बड़े बड़े काम हम 5th जनरेशन से कर सकते हैं। मेनली यहाँ पे एग्जांपल क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि हमारा क्या होता है, रोबोटिक्स। ठीक है, और यहाँ पे हम पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हैं, काफी सारी प्रोसेसिंग एक साथ कर सकते हैं, तो ये हमारे करेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। ठीक है, मेगा चिप्स होते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, पर अब इतनी ज्यादा चीजें हमारे एग्जाम के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो जाती है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आपको याद रखना है, क्या क्या आपको दिमाग में रखना है। तो पहला तो आपको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे। ठीक है, पहली चीज तो याद रखनी है। सेकंड जनरेशन और बैच सिस्टम यूज किया जाता था, ये भी आपको याद रखना है। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में आपका ट्रांजिस्टर यूज होता है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में हमारे ट्रांजिस्टर यूज होते हैं, यानी कि सेमी कंडक्टर। ठीक है, और यहाँ पे जो हम अभी तक थर्ड जनरेशन तक हम जो यूज कर रहे थे वो मैग्नेटिक ही यूज कर रहे थे। ठीक है, थर्ड जनरेशन तक हम मैग्नेटिक यूज कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन हमारा आईसी यूज होने लगा था। थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर के बाद क्या हो गया था, आईसी हो गया था। देखिए, अब आप इसको मैं याद करने का आपको तरीका बता सकता हूँ। आप फर्स्ट में देखिए क्या है, वी, तो वी अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा है ना, फिर उसके बाद आता है टी, और फिर आता है आई। ठीक है, ये लास्ट के फिफ्थ और फोर्थ और फिफ्थ छोड़ के मैं बता रहा हूँ। तो पहले आता है वी यानी वैक्यूम। ठीक, उसके बाद वी के बाद, वी के पहले क्या आता है टी, है ना। वी आपका अगर आप देखोगे तो 22 होता है, और जो मतलब नंबर सिस्टम में अगर अल्फाबेट के हिसाब से 1 से 26 आप अरेंज करोगे तो वी आपका कितना होता है, 22 होता है ना। और उसके बाद आपका जो टी होता है वो 20 होता है ना। और उसके बाद जो आपका आई होता है, जो आपका आई होता है वो 9 होता है। ठीक है, आई आपका 9 होता है। तो देखिए इसमें उल्टा चल रहा है, तो पहले वैक्यूम ट्यूब वी से, फिर ट्रांजिस्टर सेकंड में, और थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट। बाकी तीनों में देखिए कॉमन है मैग्नेटिक कोर, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो कि हाँ तीनों में बाकी क्या है, मैग्नेटिक कोर है। ठीक है, बाकी ये सब चीजें आप नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, पहला आपका मशीन लैंग्वेज यूज करते थे हम, फिर आपका असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, और हाई लेवल लैंग्वेज, और फिर थर्ड वाले में भी आपका हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, तो ये तीन आप एक जैसे याद रख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर फोर्थ में आपका एलएसआई यूज होता है और सुपर एलएसआई यूज होता है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको याद रखना है। पहले हमने स्विच किया किसमें, सेमी कंडक्टर में, और फिर हमने स्विच किया किस पे, अभी ऑप्टिकल डिस्क में। तो अभी आपसे पूछ सकते हैं कि रिसेंट में जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह में यूज करते हैं तो वो कौन सी जनरेशन, तो वो 5th जनरेशन है। इसके पहले जो हम यूज कर रहे थे, जो हमारे पास कंप्यूटर है वो मैक्सिमम किस पे जनरेशन है, 4th जनरेशन पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, किस तरीके से हम कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हम किस तरीके से कर सकते हैं। टोटल 3 तरीके से क्लासीफाई होता है, एक तो साइज के हिसाब से, एक दूसरा काम के हिसाब से, और तीसरा आपके पर्पस के हिसाब से। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे साइज के हिसाब से, जैसे कि आपके माइक्रो कंप्यूटर हो जाते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक है, हैंड पैम हो गया, पाम टॉप हो गया, टैबलेट कंप्यूटर हो गया। उसके बाद हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं जो कि काफ़ी बड़े होते हैं,
उसके बाद हमारे मिनी कंप्यूटर होते हैं जो कि मेन फिर कंप्यूटर से छोटे होते हैं, और फिर हमारे सुपर कंप्यूटर होते हैं, जैसे परम वगैरह थे हमारे, वो सब हमारे सुपर कंप्यूटर थे। ठीक है, तो ये सारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हम देखते हैं कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है सिर्फ हम उतने ही डिस्कस करेंगे, उसके अलावा हम ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में चले जाएंगे फिर हम, तो वो उतना हमारे डिटेल में जाने का मतलब नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ किसके बारे में, बेस्ड ऑन साइज के हिसाब से देखेंगे अपन। ठीक है, नहीं पहले अपन पूरा एक चार्ट बना लेते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का, उसके बाद हम बेस्ड ऑन साइज आज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो अगर मैं क्लासिफिकेशन करना चाहूँ तो 3 तरीके से मैंने आपको बताया हम क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला तो हो जाएगा आपके बेसिस ऑफ साइज के हिसाब से। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा वर्क के हिसाब से, और तीसरा आपका हो जाएगा पर्पस के हिसाब से, क्या काम करवाना चाहते हो आप कंप्यूटर से। तो अगर मैं साइज के हिसाब से बात करूँ तो साइज के हिसाब से मेरे 3 कंप्यूटर होते हैं, पहला तो 4 कंप्यूटर होते हैं। पहला तो हो गया मेरा माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मेरा हो गया मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा मेरा हो गया मिनी कंप्यूटर, चौथा मेरा हो गया सुपर कंप्यूटर। अगर मैं काम के हिसाब से काम करूं तो मेरे 3 तरीके काम के हिसाब से होते हैं। पहला तो मेरा होता है एनालॉग, दूसरा मेरा होता है डिजिटल, तीसरा होता है मेरा हाइब्रिड। ठीक है, अगर मैं पर्पस के हिसाब से बात करूं तो एक होते हैं मेरे जनरल पर्पस कंप्यूटर और एक में से होते हैं स्पेशल पर्पस। तो यहाँ मेरा हो जाएगा, एक हो जाएगा जनरल और एक हो जाएगा स्पेशल। तो ये मेरा टोटल क्लासिफिकेशन होता है। अब हम पहले बात कर रहे हैं किसके बारे में, साइज के बारे में। ठीक है, बेस्ड ऑन साइज क्लासिफिकेशन जो हमारा चलेगा वो चलेगा बेस्ड ऑन साइज। तो बेस्ड ऑन साइज में सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या, मिनी कंप्यूटर। ठीक है, मिनी नहीं माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, तो पहली जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। माइक्रो यानी बहुत छोटा। ठीक है, तो ये जो कंप्यूटर है ये सबसे कम पावरफुल है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स अपन लिख लेते हैं, शायद आपसे पूछ ले कि सबसे लीस्ट पावरफुल कौन सा है। तो लीस्ट पावरफुल है, सबसे हल्के होते हैं, मतलब कि सबसे कम पावर होती है इनकी, चाहे प्रोसेसिंग की बात करें चाहे किसी और की बात करें। ठीक है, तो लीस्ट पावरफुल, लेकिन क्या है मोस्ट वाइडली यूज हम इन्हीं को करते हैं। ठीक है, मोस्ट मतलब इसमें क्या हो जाता है हमारा, मेनली हमारे जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर जो हमारे होते हैं या जो हमारे लैपटॉप होते हैं, तो यही हम मेनली यूज करते हैं। तो ये सबसे लीस्ट पावरफुल होते हैं, जितने भी अभी हम और कंप्यूटर पढ़ेंगे इनसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसी को यूज़ किया जाता है, मोस्ट वाइडली यूज। और क्या होते हैं पोर्टेबल, पोर्टेबल यानी कि छोटे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, छोटे। ठीक है, सिर्फ इतनी ही बातें इंपॉर्टेंट है, और जो हमसे एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज पोर्टेबल। तो पोर्टेबल कौन सा कंप्यूटर है आपका, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, अब इसमें बेसिकली क्या होते हैं, 3 चीजें होती हैं। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरीज। पहले तो इसमें होते हैं फिजिकल इक्विपमेंट, ठीक है, जैसे सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और मेमोरी यूनिट। ठीक है, 3 इसमें फिजिकल इक्विपमेंट होते हैं। ठीक है, वो भी हम लिख लेते हैं, फिजिकल इक्विपमेंट इसमें 3 होते हैं। पहला तो आपका हो गया क्या, इनपुट आउटपुट, सिस्टम यूनिट, उसके बाद आपका होता है इसमें इनपुट आउटपुट, और एक होता है इसमें मेमोरी। तो ये 3 यूनिट होती है इसमें। ठीक है, देखिए सिस्टम यूनिट यानी कि आपका हो गया सीपीयू ऑलमोस्ट, इनपुट आउटपुट आपको पता ही है जो हम इनपुट और आउटपुट करने के लिए, और मेमोरी जो आपका स्टोरेज के लिए होता है ना। अब इसके कुछ अपन देखते हैं एग्जाम्पल, कुछ अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो सम एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं हम। तो पहला एग्जाम्पल आपका हो जाएगा क्या,
डेस्कटॉप, ठीक है, इकोनॉमिकल होते हैं, और माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड सर्किट पे बेस होते हैं। फिर हो गया आपका लैपटॉप, जिसमें अल्ट्रा बुक और नोटबुक हो जाते हैं। ये भी क्या होते हैं, पोर्टेबल होते हैं और लाइट वेट होते हैं, और इसमें रिचार्जेबल बैटरी वगैरह भी होती है, ठीक है। फिर आपके होते हैं हैंड फ्रेंड या पाम टॉप, जो सिर्फ आप हाथ में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये आप मेनली बिजनेस वगैरह में यूज़ करते हैं पाम टॉप, आजकल तो खैर यूज़ नहीं करते, पहले यूज़ किया जाता था। फिर टैबलेट है ना, टैबलेट आपको पता है कैसा होता है। फिर कुछ हमारे वर्क स्टेशन होते हैं, ठीक है। बहुत सारे हमारे ग्रुप ऑफ कंप्यूटर होते हैं जो कि सिर्फ एक ही काम परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप बीपीओ वगैरह में देखे होंगे तो जो कंप्यूटर होते हैं वो इंटीग्रेटेड होते हैं सारे, ठीक है। उनको हम वर्क स्टेशन कंप्यूटर बोलते हैं क्योंकि वो सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे या तो एक ही तरीके का डिस्प्ले आता रहेगा या एक ही तरीके का ऐसे फंक्शन परफॉर्म करेगा, तो उसको हम वर्क स्टेशन कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से सेम नहीं होते हैं, तो इसको डीप में ना जाते हुए सिर्फ हम नाम नाम देख लेते हैं, बाकी तो आपको पता ही होगा कि केस में क्या होता है, ठीक है। तो पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप और पीसी, है ना। पीसी तो आपको पता ही होगा, पर्सनल कंप्यूटर, या लिख ही देता हूँ। पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, जिसको हम पीसी भी बोलते हैं। पहला तो ये हो गया आपका, ठीक है, रिलेटिवली इकोनॉमिकल, और इसमें माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी होती है जैसे कि आईसी वगैरह, ठीक है, तो आपको पता ही होगा। फिर दूसरा हो गया हमारा लैपटॉप, ठीक है, ये भी काफ़ी यूज़ करते हैं हम, तो आपको पता ही होगा लैपटॉप क्या होता है, ठीक है। फिर आपके पाम टॉप और हैंड टॉप, ये भी आपके टैबलेट जैसे ही होते हैं पर और थोड़े छोटे होते हैं, हाथ के बराबर होते हैं। जैसे कि आपका मोबाइल हो गया ना, उसी तरीके के होते थे, आजकल तो ये यूज़ भी नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें पेन वगैरह भी होता था, पेन से हम इनपुट लेते थे, पहले यूज़ होते थे। आजकल तो हमारा टैबलेट कंप्यूटर इन्हीं सबसे सब कुछ काम हो जाता है। फिर आपका टैबलेट, ये तो आपने देखा ही होगा, जैसे एप्पल या सैमसंग वगैरह के आते हैं टैबलेट। उसके बाद आपके वर्क स्टेशन कंप्यूटर, जो कि मैंने आपको भी समझा दिया कि वर्क स्टेशन है कोई एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए सारे जो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर होते हैं वो इंटीग्रेटेड होते हैं, यानी एक जैसा ही काम परफॉर्म करते हैं एक साथ। तो ये सारे हमारे हो जाते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ कौन से कंप्यूटर है हमारे, ये हमारे माइक्रो कंप्यूटर, है ना, सम एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। इसके बाद ये तो हमारे हो गए बेसिक कंप्यूटर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंप्यूटर है वो है हमारे मिनी कंप्यूटर, ठीक। ये भी थोड़े स्मॉलर होते हैं, फास्टर होते हैं, और छोटे होते हैं किससे, मेन फ्रेम कंप्यूटर से, ठीक है। पर ये क्या होते हैं, कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए ही होते हैं, जैसे कि आपके कैड के डिजाइन वगैरह हो गए, ठीक है। पर इनके पास क्या होता है, एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है जो कि सर्वर के जैसे काम करता है, और बाकी सारे कंप्यूटर इसके यूनिट्स होती हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं जैसे कि IBM 70 और PDP HP। तो अपन अब सेकंड जो हमारे हैं वो क्या है, हमारा मिनी कंप्यूटर, ठीक है। ये जो है ये माइक्रो कंप्यूटर से तो बड़े होंगे, ठीक है, लेकिन हमारे जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उनसे क्या होंगे, छोटे होंगे, ठीक। तो नेक्स्ट जो हमारा वो है मिनी कंप्यूटर, ठीक। तो बहुत ज़्यादा तो खैर इनसे नहीं पूछा जाता है। तो दीज आर स्मॉलर इन साइज, ठीक है। पहली चीज़ तो छोटे होते हैं, किससे छोटे होते हैं, ठीक है, ये भी हमको बताना है। छोटे तो होते हैं, छोटे तो सबसे छोटे तो नहीं होते, ये छोटे होते हैं हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर से, ठीक है। फास्टर होते हैं और चीपर होते हैं, मतलब कि कम एक्सपेंसिव, सस्ते होते हैं, किससे, मेन फ्रेम कंप्यूटर से, ठीक है। पर ये होते हैं जनरली फॉर कुछ स्पेसिफिक टास्क ही हम कर देंगे इससे, ठीक है। जनरली फॉर कुछ स्पेसिफिक टास्क होगा, कोई एक तरीके का काम ही करते हैं हम इससे। डिजाइन टू कैरी आउट सम स्पेसिफिक टास्क, ठीक, वो जो स्पेसिफिक टास्क को वही कंप्लीट करने के लिए हम इसको करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ आपको, ये आपको समझ में आ जाएगा। कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, है ना। कैड वगैरह का कुछ डिजाइन वगैरह बनाना है तो वो हम एक मिनी फ्रेम मिनी कंप्यूटर लेंगे जो सिर्फ किसके लिए यूज होगा, डिजाइनिंग के लिए यूज होगा।
ठीक है, कैड हो गया आपका। ठीक, पर ये हमारे पहले होता था काम। ठीक है, आजकल इसको कैसे यूज करते हैं हम, इसको हम सेंट्रल कंप्यूटर के जैसे यूज करते हैं। नाउ इट इज यूज्ड एज सेंट्रल कंप्यूटर। सेंट्रल कंप्यूटर मतलब एज सर्वर। ठीक है, अब अपन इसको समझते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कोई कंपनी में काम कर रहे हो, तो वहां पे ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होंगे काफी सारे। ठीक है, पर एक ये आपका एक ये होगा आपका मिनी कंप्यूटर। ठीक है, अब इस कंप्यूटर से आपके बहुत सारे कंप्यूटर क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। ठीक है, छोटे छोटे आपके बहुत सारे कंप्यूटर क्या है, कनेक्टेड है। आपके जो माइक्रो कंप्यूटर है वो कनेक्टेड है। तो इन सारे कंप्यूटर के लिए जो आपका सर्वर है, जो मेन आपका कंप्यूटर है, अगर आपका ये कंप्यूटर खराब हुआ तो ये सारे कंप्यूटर भी आपके क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कंप्यूटर भी आपके सारे क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो ये आपके सर्वर के जैसे काम करता है बाकी कंप्यूटर्स के लिए। बाकी जितने भी कंप्यूटर के ऑपरेशन होंगे वो इस कंप्यूटर पे डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सर्वर। ठीक, जो सर्वर है यानी कि जो मेन आपका बॉस बोल सकते हो आप। ठीक है, ये जो आपका बॉस है, तो ये आजकल इसको हम ऐसा बॉस यूज करते हैं। ठीक, थर्ड जो होता है वो होता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो अगर मैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में बात करूं तो इनकी जो इंटरनल मेमोरी होती है वो भी काफी ज्यादा होती है। काफी सारे सॉफ्टवेयर इसमें हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो भी बिजनेस वर्ल्ड है, जितने भी हमारे बिजनेस हो रहे हैं उनका क्या है, ये बैकबोन होता है। ठीक है, और ये हम बोल सकते हैं कि जितने भी हमारे कंप्यूटर उनका हार्ट होता है। ठीक है, जो भी आपकी मेनली कंप्यूटर्स होते हैं ये बिजनेस के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम छोटे छोटे पॉइंट है उसको देख लेते हैं कि दीज कंप्यूटर हैविंग, इनकी जो इंटरनल मेमोरी होती है वो काफी ज्यादा होती है। लार्ज इंटरनल मेमोरी और स्टोरेज, इनकी जो इंटरनल मेमोरी और स्टोरेज होता है वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, ऊपर आते जा रहे हैं हम। पहले हमने माइक्रो से चालू किया, माइक्रो से हमारे मिनी पे, मिनी से अब आ गए हम मेन फ्रेम पे। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर आते जा रहे हैं कंप्यूटर हमारे बड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर की कैपेसिटी, स्टोरेज, उनकी क्वालिटी, प्रोसेसिंग सब क्या बढ़ती जा रही है। ठीक, तो मेन फ्रेम में क्या हो गया कि इनकी जो इंटरनल मेमोरी है वो काफी ज्यादा होती है, और काफी ज्यादा सॉफ्टवेयर, लार्ज रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, लार्ज रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, बैकबोन ऑफ, क्या बोल सकते हैं हम इसको, बैकबोन ऑफ एंटायर बिजनेस वर्ल्ड। मेनली जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उनमें ही हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े हमारे बिजनेसेस होते हैं उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। अब आप सोचोगे कि बिजनेस में क्या यूज इसका है ना, बिजनेस में इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, इसमें बिजनेस का क्या यूज। तो बिजनेस जैसे आपके बड़े बड़े बिजनेस है तो उसमें काफी सारे डाटा, जैसे कि आप मैं बात करूँ इन्फोसिस है, टीसीएस है ना, तो इन्फोसिस टीसीएस क्या है, बिजनेस ही है। वो क्या करते हैं, वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। यदि कोई सॉफ्टवेयर किसी को बनाना है, किसी बैंक को कोई सॉफ्टवेयर चाहिए है ना, तो वो क्या करेगा, वो इन्फोसिस को हायर करेगा कि हमें एक सिस्टम ऑफ एप्लीकेशन बना के दीजिए। अगर मान लीजिए कोई और बाहर की क्लाइंट्स है, उनके बहुत बाहर की कंपनीज है जिनको जो उनको कॉन्टेक्ट देते हैं कि हमको ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करिए, ये हमारे पास प्रॉब्लम है, इसके आप सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करिए या इसका आप एप्लीकेशन बना के दीजिए। तो ऐसे बहुत सारे उनके पास क्या होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो वहाँ मेन जो इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे जो हम यूज करते हैं बड़े बड़े कंप्यूटर्स जिसमें हम उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, तो वहाँ पे जो कंप्यूटर्स यूज होते हैं वो हमारे होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जहाँ पे हमको, मतलब बिजनेस होते हैं जहाँ पे हमको बहुत सारी टेक्नोलॉजीज की जरूरत होती है उनका सॉल्यूशन के लिए। अभी जो हम देख रहे हैं वो तो हम नॉर्मल अपने बेसिक कंप्यूटर देख रहे हैं, पर लेकिन जो बिजनेस हो गए, बड़े बड़े बिजनेस हो गए, वहाँ पे एक बेसिक कंप्यूटर से हम काम नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत बड़े बड़े डाटा आते हैं, बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे एप्लीकेशन रन करने पड़ते हैं साइमल्टेनियसली, बहुत सारी चीजें एक साथ करनी होती है। तो वहाँ के लिए हमको जो कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत पड़ते हैं वो हमारे यूज होते हैं कौन से, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, और अब आप सोचोगे कि एक कंप्यूटर ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक कंप्यूटर होता है। ठीक है, काफी सारे नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर भी हो सकते हैं, छोटे छोटे कंप्यूटर मिलकर भी काफी सारे कंप्यूटर हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज द हार्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर और टर्मिनल। हार्ट ऑफ, ठीक है, हार्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर और टर्मिनल
जिसकी वजह से बहुत सारे लोग एक साथ क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है, दैट अलाउ दैट अलाउ a large number of people to work simultaneously, या सेम टाइम लिख लीजिए, ज़्यादा आसान है। ये ज़्यादा डिटेल में खैर मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ, पर फिर भी थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको इसके बारे में। जैसे आपका कोई कंपनी है ना, उसमें एक्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, मान के चलिए उसमें 2000 एम्प्लॉयज है, तो 2000 का एम्प्लॉयज का जो डेटा बेस है वो एक सिस्टम से कनेक्टेड होगा। ठीक है, ये मान के चलिए आपके बहुत सारे यहाँ पे सिस्टम है ऐसे। ठीक है, 2000 एम्प्लॉयज है उस कंपनी में, तो 2000 एम्प्लॉयज का जो सिस्टम है वो एक सिस्टम से कनेक्टेड होता है, उनका जो डेटा बेस है वो एक सिस्टम से एक्सेस हो सकता है ना। तो वो जो एक सिस्टम से एक्सेस होगा यही आपका क्या हो जाएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर, और ये पूरे नेटवर्क को ही हम बोलेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, तो बहुत सारे कंप्यूटर आपके इससे कनेक्टेड होते हैं और जिसकी मदद से बहुत सारे लोग एक साथ एक जैसी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि एक रूट फोल्डर्स वगैरह होते हैं, जैसे कि अगर हमने यहाँ से कोई फोल्डर है, वो एक कंप्यूटर में अगर हमारे सर्वर पे वो फोल्डर है, तो जितने भी उस कंपनी के एम्प्लॉयज होंगे वो उस फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं, है ना। अगर कोई एक फाइल है, वो जितने भी उस कंपनी के एम्प्लॉयज होंगे उस एक फाइल को एक्सेस कर सकते हैं उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाके। वो जो फोल्डर होगा वो हर कंप्यूटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, तो काफी बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं। और हमारे जो एंटायर बिजनेस वर्ल्ड है उसका ये बैकबोन है, क्योंकि ये कहते हैं नेटवर्क के जैसे क्रिएट कर देते हैं, नेटवर्क बना देता है बहुत सारे ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स के। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं कि जो हमारे ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, जो मिनी कंप्यूटर जो है, उनका एक बड़ा फॉर्म है। वो भी थोड़ा सा नेटवर्क सर्वर के जैसे काम कर रहा था, पर ये एक बड़ा सर्वर है, उसमें भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड थे, पर इसमें ज्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना आपको कंफ्यूजन ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट कंप्यूटर है साइज के हिसाब से, वो है सुपर कंप्यूटर। ये हमारा हो गया ई, ये हमारा सी था, तो ये हो जाएगा डी। ठीक है, सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर तो आपने सुने भी होंगे, परम आपने सुना ही होगा, कुछ सुना ना हो। ठीक है, सुपर कंप्यूटर। तो ये जो सुपर कंप्यूटर है ये हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे हमको नाम से ही बताया, अभी हमने एक सुपर कंप्यूटर बनाया, मुझे नाम याद नहीं है, अभी हमने पिछले साल ही उस सुपर कंप्यूटर बनाया, और चाइना तो लगभग हर साल ही एक कंप्यूटर बना देता है सुपर। तो ये सबसे फास्टेस्ट, एक मोस्ट एक्सपेंसिव, ठीक है, हाई प्रोसेसिंग स्पीड, कंपेयर टू जितने भी कंप्यूटर है, सबसे अच्छा कंप्यूटर यही होगा। अब अच्छा इन द सेंस ये नहीं कि आप इसमें बहुत अच्छा गेम खेल सकते हो, वैसा नहीं है, काफी ज्यादा हाई है, काफी ज्यादा हाई एंड होता है, काफी ज्यादा प्रोसेसिंग, काफी सारा डाटा एक साथ ये कलेक्ट कर सकता है, स्टोर कर सकता है। तो दीज आर द फास्टेस्ट मोस्ट एक्सपेंसिव मशीन, दे हैव हाई प्रोसेसिंग स्पीड कंपेयर टू अदर कंप्यूटर्स। ठीक है, मोस्ट पावरफुल होता है ये, मोस्ट पावरफुल भी होता है, लार्ज बहुत बड़ा होता है। ठीक है, मोस्ट पावरफुल, वेरी लार्ज इन साइज। ठीक है, मेमोरी भी इसकी काफी ज्यादा होती है, मतलब इतनी ज्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। जैसे हमारे लिए केबी होता है वैसे इनके लिए टीबी होते हैं, हाई मेमोरी। ठीक, तो इसकी जो स्पीड है उसको हम मेजर करते हैं किसमें, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकंड में, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में। ठीक, अब ये कहाँ पे यूज होते हैं, यूज्ड फॉर हाई कैलकुलेशन, और या तो इंटेंसिव टास्क। तो अब ये इंटेंसिव टास्क और हाई कैलकुलेशन क्या है। ठीक है, अभी हमने देखा कि ये भी काफी ज्यादा काम कर रहा था, मेन फ्रेम कंप्यूटर भी काफी बड़ी बड़ी कंपनी में हम काम कर रहे थे, यहाँ तक कि मिनी कंप्यूटर में भी हम काफी सारे कंप्यूटर्स को जोड़ पा रहे थे। तो अब ये ऐसा और कौन सा काम है जो हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर नहीं कर सकते, उसके लिए हमको सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़ गई। तो सबसे पहला हो गया आपका वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, काफी क्रिटिकल और क्रूशियल टास्क होता है, काफी मुश्किल टास्क होता है वेदर को फोरकास्ट करना, और आपने देखा होगा कि वेदर फोरकास्ट ऑलमोस्ट, बिल्कुल 100% तो नहीं, पर 90% क्या होता है, एक्यूरेट होता ही है ना। तो वेदर फोरकास्टिंग हो गया पहला। तो दूसरा हो गया आपका क्या, न्यूक्लियर रिसर्च। ठीक है, न्यूक्लियर रिसर्च, जो भी न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स हैं हमको उनके रिसर्च के लिए। उसके बाद हमारी मिलिट्री जो भी एजेंसीज हैं उनमें वहां पे यूज होते हैं ये।
ठीक है। इसरो हो गया हमारा, वहाँ पे भी सुपर कंप्यूटर वगैरह यूज होते हैं, जो भी हमारे स्पेस रिसर्च होती है वहाँ पे यूज होते हैं, तो स्पेस रिसर्च। उसके बाद आपकी साइंटिफिक रिसर्च जो होती है वहाँ पे भी हम इसको यूज करते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे हमको टेस्ट करने पड़ते हैं, काफ़ी सारे डाटा को स्टोर करना पड़ता है, इसलिए इतने बड़े बड़े सिस्टम हमको यूज करने पड़ते हैं। तो साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है। अब इसके मैं कुछ आपको एग्जांपल बता देता हूँ, ताकि क्या हो, आपको डायरेक्ट एग्जाम में अगर पूछ ले कि कौन सा इसमें से एग्जांपल है सुपर कंप्यूटर का, तो आपको बन जाए। पहला तो आपका हो गया क्रे। ठीक है। दूसरा आपका हो गया परम, तो परम तो काफ़ी पूछा जाता है। और तीसरा हो गया आपका परम ईशान। ठीक है, ये अभी लेटेस्ट है, परम ईशान। ठीक है, ये बना था हमारा 1976 में, ये बना था 1990 में, और ये वाला जो बना है ये 2016 में बना है, आईआईटी गुवाहाटी ने बनाया था इसको। ठीक है, तो ये हमारे काम में बात हो जाती है पूरी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइंस। फिर इसके बाद हम बात करेंगे ऑन बेसिस ऑफ वर्क के हिसाब से। ठीक है, और फिर बेसिस ऑफ पर्पस के हिसाब से। तो ये सब चीज़ें हम अभी देखेंगे। ठीक है, इसके बाद का हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो एक बार मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट डाउन कर लीजिए, और इंपॉर्टेंट चीज़ें आप एक बार और देख लीजिए क्या क्या आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ का तो मैंने बता ही दिया ऑलमोस्ट, क्या क्या चीज़ें आप याद रख सकते हो, मैंने तरीका ही बता दिया किस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, तो मेनली बहुत है, थोड़ा सा मुश्किल है, पर कोशिश करिएगा कि याद हो जाए। ठीक है, आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो याद हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फिर बस उसको लिख लीजिए। काफ़ी सारा है, बहुत सब कुछ तो याद नहीं किया जा सकता। तो फिर हमने इसके बाद क्लासिफिकेशन भी देख लिया। ठीक है, और सम एग्जांपल्स भी देख लिया हमने। ठीक है, तो ये मेनली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, अब अगर मैं बेस्ड ऑन साइज पर करूँ तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोर्टेबल कंप्यूटर, तो माइक्रो कंप्यूटर ही हमारा क्या होता है, पोर्टेबल कंप्यूटर। या तो ये पूछ लेगा, या डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, टैबलेट, वर्क स्टेशन कंप्यूटर दे देगा, और आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा पोर्टेबल, मतलब आपको मैं एग्जाम्पल दे दूँ, एक परम दे दूँ, ठीक है, एक आप में ट्रे दे दूँ, फिर एक आपका ईशान दे दूँ, और फिर एक मैं लैपटॉप दे दूँ, और मैं पूछूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोर्टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोर्टेबल। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, लैपटॉप, है ना, काफ़ी आसान है। तो इतनी ही ऐसी ही चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आपका इस तरीके से बन सकता है। दूसरा आपका क्वेश्चन बन सकता है कि आपसे मैं बोलूँ कि मिनी कंप्यूटर जो है ना, तो मिनी कंप्यूटर में जो आपका कंप्यूटर होता है उसको किसके जैसे हम एक्ट कराते हैं, तो किसके जैसे एक्ट कराते हैं, सर्वर के जैसे एक्ट कराते हैं। तो बस एक पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, मिनी कंप्यूटर में सर्वर। फिर अगर मैं बात करूँ बैकबोन ऑफ द एंटायर बिजनेस वर्ल्ड कौन सा कंप्यूटर है, तो वो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ना। तो एक एक वर्ड ही है जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो आपको याद होंगे। अगर आपने पढ़ा है, एक बार भी पढ़ा है, तो आपको याद आ जाएगा कि आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर ही क्या था, मेन था, बैकबोन ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड था, मेन फ्रेम में ही सामने क्या है, मेन है। ठीक है, उसके बाद अगर सुपर कंप्यूटर में आपसे पूछो किस लिए यूज होता है, तो ये वाली पॉइंट जो है कि भाई वेदर फोरकास्टिंग हो गया, न्यूक्लियर रिसर्च हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिसर्च, और आपको चारों दे दूं मैं, पोर्टेबल कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर, है ना। तो काफी सिंपल है, बस ऐसी ही छोटी छोटी चीजें ही पूछी जाती हैं। ठीक है तो काफी छोटी, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो आपको बन जाएगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको लगेगा कि मुश्किल है। तो मैक्सिमम मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो, अगर आप लेक्चर भी बस देख लो तो भी आपका काफी सारी चीजें क्लियर हो जाए ना, आपको फिर से भी ना पढ़ना पड़े, पर एक बार अगर आप रिवाइज कर लोगे इंपॉर्टेंट चीजें तो भी आपका काम हो जाएगा। अब ये जो तीनों कंप्यूटर है ये भी आपको याद रखना है, क्रे याद रखना है, परम याद रखना है, और परम ईशान याद रखना है। ठीक है, भले ही आप ईयर मत याद रखो, पर ये तीनों कंप्यूटर के नाम याद रखो, काफी पूछता है ना, इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, जो भी हमारा बचा वाला इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आज इसके लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू। तो एक चीज़ आप सुपर कंप्यूटर में और लिख लीजिएगा कि जो हम स्पीड जो मेजर करते हैं सुपर कंप्यूटर में, वो किस में मेजर करते हैं, फ्लॉप्स में। ठीक है, स्पीड मेजर्ड इन फ्लॉप्स। ठीक है, फ्लॉप्स क्या होता है, फ्लोटिंग
पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, तो फुल फॉर्म भी चाहो तो आप याद रख सकते हो, लिख सकते हो, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। थैंक यू।